हेलो गाइस, आगे तुम क्लिक ऑन नया वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर ट्रांजैक्शन। मेरे को 2-3 रिक्वेस्ट आई थी कि हाँ भाई आप शेयर ट्रांजैक्शन के बारे में ज़्यादा बताओ। मैंने अपने पिछली वीडियो जो कंप्लायंस के ऊपर थी, अगर आप चाहें तो उसको कंप्लायंस ऑन शेयर ट्रांजैक्शन लिख के देखेंगे, टैक्स ऑन टिप्स लिखेंगे साथ में यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे कंप्लायंस नोटिस आ रही है लोगों को बिकॉज ऑफ द शेयर ट्रांजेक्शन। तो उसी के उसमें मैंने कहा भी था कि जो लोग शेयर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और वो इस साल और इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आप सबको पता है लॉकडाउन हुआ था मार्च से लेके, तो कई लोगों का एक्टिव इनकम आना कम हो गया था। जिन लोग के पास भी सेविंग्स थी उन्होंने अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट की है शेयर्स में, ताकि वो कुछ पैसिव इनकम जनरेट कर पाए। उसकी वजह से शेयर के जो ट्रांजेक्शन हैं वो काफ़ी बढ़ गए थे। मतलब कई जो ये अपस्टॉक, जीरोदा, ये सब इन्होंने कहा था कि इनको एक मैसिव इंक्रीज देखने मिला था इनके यूज़र बेस में। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने इस शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा। तो आप ज़रूर देखेंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल लोग ज़्यादा शेयर्स वाले रिटर्न फाइल करेंगे। जो लोग शायद आज तक सैलरी रिटर्न, खाली सैलरी रिटर्न फाइल करते थे, वो अब शेयर वाले ट्रांजेक्शन भी फाइल करेंगे। और उसमें एक मेजर चंक जो रहेगा वो रहने वाला है इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि कई लोग यही सोचते हैं कि हम लोग इजी मनी, फास्ट मनी बनाएं, और उसके लिए इंट्राडे और फ्यूचर्स ऑप्शन को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कई लोगों को। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि मान लिया आपके पास है खाली 10,000 या 100 रुपये। इंट्राडे और फ्यूचर्स ऑप्शन में जनरली आपको मार्जिन दिया जाता है। इंट्राडे में होता है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। इंट्राडे में होता है कि आपको बोला जाता है कि भाई अगर आपके पास 10,000 रुपये भी है, आप 1 करोड़ तक के ट्रांजेक्शन, या सॉरी 10 लाख तक के भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बट इस सबकी लिमिट होती है अलग अलग। तो आप 10 लाख तक के भी ट्रांजेक्शन कीजिए, और उसके अंदर खाली जो नेट प्रॉफिट या लॉस होगा वही आपको देखना है। मार्जिन के ऊपर खेलते हैं बेसिकली, अगर हम नॉर्मल इजी वे में बात करें तो जो मार्जिन रहता है हर एक के ट्रांजेक्शन का, उसी के ऊपर पूरा गेम किया जाता है। तो उसमें कई लोग यही सोचते हैं कि हम लोग को तो 10,000 ही लगाने हैं और उसके ऊपर हम वॉल्यूम में खेलेंगे किसी शेयर के ऊपर, और हम लोग ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। दिस वॉज एन ईजी लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन। अगर कई लोगों को समझाना चाहें कि भाई क्या इंट्राडे होता है और क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है, और इन दोनों ही केस में ये आपका कभी भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, ये आपका कैपिटल गेन के अंदर कवर नहीं होगा, ये आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा। इसके लिए आपको बिजनेस की रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अब सेकंड, ये बिजनेस इनकम क्यों माना जाएगा? अगर हम देखें तो भाई, अगर आपको एक कैपिटल एसेट चाहिए तो उसके अंदर आपका शेयर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, पर जो इंट्राडे हो गया या फिर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, और जो इंट्राडे हो गया दैट इज़ नथिंग बट जस्ट वो एक आपका डेरिवेटिव है। डिलीवरी होती नहीं उसके अंदर कोई शेयर्स की। इट इज़ जस्ट आपका एक कमिटमेंट रहता है कि आप इतने शेयर्स खरीदेंगे, और डे एंड पे उसको ख़त्म भी कर देते हैं। आपने कोई डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की तो आपके पास कोई शेयर्स आए नहीं है। तो इसलिए इंट्राडे को भी हम शेयर्स नहीं कह सकते, इसीलिए उसके अंदर जो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उसको भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। इट इज़ जस्ट प्योर आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसीलिए जो इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपके स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे, और जो फ्यूचर्स ऑप्शंस रहते हैं वो आपके नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। क्योंकि जनरली जो लोग फ्यूचर्स में ऑप्शंस कर रहे हैं दे आर बेसिकली ट्रेडिंग, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर डूइंग इट एज योर बिजनेस। करेक्ट, और ये ऐसे बिजनेस है जिसके लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। सो विथ योर फुल टाइम जॉब यू कैन इवन शो दिस एज बिजनेस। क्योंकि कई लोगों को क्वेरी रहती है कि अगर मैं अपनी फुल टाइम सैलरी के साथ बिजनेस इनकम दिखाऊंगा तो क्या मेरे को गवर्नमेंट क्वेश्चन करेगी, क्या मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्वेश्चन करेगा, क्योंकि हाउ कैन आई अर्न बिजनेस इनकम विथ माई फुल टाइम जॉब? तो नहीं करेगी, और नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मली भी फुल टाइम बिजनेस कर सकते हैं अपने जॉब के साथ, उसमें कोई क्वेश्चन राइज नहीं कर सकता। भाई मान लीजिए आपने कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अदर पीपल आर रनिंग दिस फॉर यू, बट यू हैव इन्वेस्टेड द कैपिटल इन इट। यू हैव जस्ट इन्वेस्टेड कैपिटल, आपने लोग बैठा दिए और वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस। तो इसमें कोई वैसी मनाही नहीं है कि आप नहीं कर सकते। एंड थर्डली, इसके अंदर जो आप नॉर्मल आप बोल रहे हैं फ्यूचर्स ऑप्शन और ये सब जो है, इसके अंदर आप 44AD का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें इशू की बात है ही नहीं। इसके अंदर कहीं भी मना ही नहीं है कि आप इसको 44AD के अंडर नहीं दिखा सकते। तो ये एक और कन्फ्यूजन जो काफ़ी लोग का रहता है कि क्या हम स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को या फ्यूचर एंड ऑप्शंस को उसको स्पेकुलेटिव में दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। तो ये आ गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं कि स्पेकुलेटिव कैसे माना जाएगा। तो अगर आप 43(5) सेक्शन देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन को समझाया गया है, जिसका मतलब ये कहा गया कि स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन इन विच a contract for the purpose of or sale of commodity including stocks and shares is periodically or ultimately settled otherwise than by the actual delivery or transfer of the commodity or scripts। ठीक है, तो इसके अंदर क्लियर किया जा रहा है कि भाई ये इंट्राडे ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको डिलीवरी नहीं मिलती, इसीलिए इसको स्पेकुलेटिव में स्पेसिफिकली डाला गया है।
तो इंटरडे ट्रांजेक्शन्स और कहीं नहीं जाएंगे, वो स्पेकुलेटिव में आएंगे। और क्योंकि ये 43 में कवर हो रहा है, इसका मतलब ये बिजनेस के हेड के अंडर कवर हो रहा है, तो आपको इसको बिजनेस इनकम दिखाना है। करेक्ट। तो ये हो गया, ये पूरा पढ़ सकते हैं, नीचे कॉन्ट्रैक्ट बताया गया, एलिजिबल ट्रांजेक्शन सब कुछ बताया गया है। तो बेसिकली ये है, इंट्राडे इज़ योर बिजनेस ट्रांजेक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन इज़ ऑल्सो योर बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनके लिए अगर आप 44AD में जाते हैं तो आपको वो 8% प्रॉफिट और सब दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप नॉर्मली अपना ITR 3 भरिए, उसके अंदर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भरिए और उसके अंदर इसका ट्रांजेक्शन का डिटेल्स दे दीजिए। अब इसमें जो मेजर क्वेश्चन आता है कि इसमें टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा ऑडिट के लिए, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन जो कई लोगों को आता है कि हम टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें। तो मोस्ट ऑफ लोगों को अब ये आइडिया हो ही चुका होगा, अब ये 4 से 5 साल पुरानी बात हो गई जहाँ पे सब सेटल हो चुका है कि ऐसे इंट्राडे और के ट्रांजेक्शन्स में आपको अपना टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है फॉर ऑडिट पर्पस। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके पास होते 10,000 है, पर आप 10 लाख तक के शेयर्स परचेज या सेल कर सकते हो, तो उस केस में वो 10 लाख को आपका टर्नओवर नहीं मान सकते, क्योंकि उतना तो आपने एक्चुअली ना ही स्पेंड किया है ना कुछ किया है। इट इज़ जस्ट अ मार्जिन दैट यू आर प्रोवाइडेड बाय द मार्केट। ठीक है, तो दैट विल नॉट बी अ टर्नओवर। आपको एक नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमने डिस्कस किया कि कैसे टर्नओवर कैलकुलेट होगा, बट मैं इधर भी बता देता हूँ कैसे होगा। कि अगर आप गाइडेंस नोट देखेंगे, ICAI का गाइडेंस नोट है, ICAI दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो CS का इंस्टीट्यूट होता है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। और ये चीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक्सेप्ट की है कि इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रांजेक्शन, स्पेकुलेटिव और डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन जो भी आप कह लें, दोनों के केस में जो फ्यूचर्स ऑप्शन होंगे और इंट्राडे होंगे, दोनों के केस में जो भी नेट मार्जिन होगा, मतलब जो नेट रिजल्ट निकलता है एक ट्रांजेक्शन का, उसको टर्नओवर गिना जाएगा। सो लेट से आपने 10 ट्रांजेक्शन किए, एक में आपने 10 लाख के शेयर्स खरीदे, उसको 10,10,000 में बेच दिया, ठीक है, तो आपको 10,000 का फ़ायदा हुआ इस ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट आपने एक ट्रांजेक्शन किया जिसमें आपने 1 लाख के शेयर्स खरीदे और उसको 99,000 में बेच दिया, मतलब आपने 1,01,000 के नुकसान में बेचा। तो एक तरफ आपको 10,000 का फ़ायदा हुआ, दूसरी तरफ आपको 1,000 का नुकसान हुआ। तो जो टर्नओवर गिना जाएगा इस इंट्राडे ट्रांजेक्शन के लिए, इन दोनों ट्रांजेक्शन्स का, वो होगा 10,000 प्लस 1,000। मतलब आपको नेगेटिव साइन इग्नोर करना है लॉस का, आपको उसको भी इंक्लूड करना है। तो जो आपका टोटल टर्नओवर हुआ वो हो गया 11,000, बट जो आपका प्रॉफिट हुआ वो हुआ 9,000। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। और इस केस में एक और इशू रहता है कि हम PNL में इसको दिखाए कैसे। तो आप खाली प्रॉफिट दिखाइए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसके अंदर खाली प्रॉफिट दिखा दीजिए। क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने इसको अपने, भले कितने ही साल हो गए, अभी तक 5 या 6 या 7 साल हो गए, बट तो भी कुछ स्पेसिफिकली डिज़ाइन नहीं किया टू शो सच इंट्राडे या सच स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन या सच F&O ट्रांजेक्शन। अभी भी इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस नहीं किए स्पेसिफिकली ITR में। तो ये जैसा है वैसा चलते जा रहा है। तो आपको यही रहेगा कि आप जो स्पेकुलेटिव है उनके लिए तो अलग से हेड रहता है 65 या 66 नंबर के पॉइंट पे इन योर ITR PNL के शेड्यूल में। और जो बाकी आपका नॉर्मल F&O से आ रहा है इनकम, उसको आप PNL में दिखाइए नॉर्मली। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का ये रहता है कि भाई हम ITR फाइल करें ना या ना करें, क्योंकि हमको लॉस हो रहा है। तो इसमें मेरा सिंपल आंसर ये रहेगा फ्रॉम माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत हाई रहता है, नंबर 1, तो गवर्नमेंट के पास इसका सारा इन्फॉर्मेशन जाता है कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट्स बेटर इफ़ यू फाइल द रिटर्न। इसके साथ मैं हर बार कह चुका हूँ, इसके साथ सेकंड बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर आपको लॉस भी हुआ है और अगर आप उसका रिटर्न फाइल करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट ये रहता है कि आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे। क्योंकि अगर आप टाइम पे रिटर्न भरते हैं तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, और फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस होता है, प्रॉफिट होता है सॉरी, तो आप उस प्रॉफिट के सामने इस लॉस को एडजस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। बट अगर आप ये टाइम पे फाइल नहीं करेंगे ये सोचते हुए कि भाई मेरा तो लॉस ही हुआ है, मैं क्यों फाइल करूँ रिटर्न, मैं तो लायबल ही नहीं हूँ रिटर्न फाइल करने के लिए, तो उस केस में आपको ये लॉस भी कैरी फॉरवर्ड करना नहीं मिलेगा। और कल उठ के अगर किसी नोटिस के सामने आप रिटर्न फाइल भी करते हैं तो फ्यूचर में कोई इस लॉस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये हो गए बेनिफिट्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अब कई लोग क्या करते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि भाई हम रिटर्न खुद से भर दें, आप बता दो हमको कौन से कॉलम में क्या भरना है। ऐसी आप वीडियो बनाओ कि जहाँ बताओ कि कौन से कॉलम में क्या भरें। तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि जितने, जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि प्रोफेशनल्स का काम है, उन्हीं से करवाएं, खुद रिटर्न भरने ना जाएं। इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्टली एक तो चीज़ ये है कि भाई उनका काम है, उनको ही करना चाहिए, हम लोग वीडियोस बना के किसी और का काम नहीं छीन सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली इसमें क्या होगा, कल उठ के मैं वीडियो में दिखा दूँ कि आप यहाँ भरें और फिर नोटिस आएगी आपको, आपने खुद भर भी दिया और कल उठ के नोटिस आएगी तो आप किसके पास जाओगे। करेक्ट, क्योंकि आपने तो भर दिया
और हमने जब भरा हमको कोई नोटिस नहीं आई उस चीज़ को लेके, बट आपको उस चीज़ के लिए नोटिस आ गई। और कल उठ के अगर आप किसी और सीए के पास जाओगे ना जिसने आपका रिटर्न नहीं देखा था और वो सीधा नोटिस को रिप्लाई करने जाएगा, तो उसको शायद डिफिकल्टी भी हो सकती है, क्योंकि वो नॉर्मली वैसे रिटर्न फाइल नहीं करता जैसे आपने कर दिया होगा। तो वो बोलेगा कि नहीं, ये तो आपने गलत फाइल कर दिया, आपको ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, अभी हम इस नोटिस का कैसे रिप्लाई करें। तो उस केस में फ़ीस और बढ़ सकती है। तो बेटर ये रहेगा एक सीए हायर कीजिए, ठीक है, उसके साथ अपना रिलेशन मेंटेन रखिए, कि एक ऐसा नहीं कि हर एक रिटर्न में जिसने 200 रुपये 100 रुपये कम कर दिया हम उसके पास जाके भरा देंगे। जो आपको क्वालिटी सर्विस दे रहा है, जिसको नॉलेज है, उसी से रिटर्न फाइल करवाइए। बिकॉज हमने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है, कई लोगों से सुना है कि वो लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि यार मेरे पुराने रिटर्न को तो फलाने सीए को तो पता ही नहीं था कि भाई इसका ट्रांजेक्शन को डील कैसे करते हैं आईटीआर में, उसको तो पता ही नहीं, वो तो बोलता है हमको कुछ नहीं पता कैसे भरते, हम तो भर देंगे जो आप बोलोगे वैसे ही भर के रिटर्न फाइल कर देंगे। उससे बेटर ये है कोई एक अच्छा सीए लीजिए जो भले ही 500 1000 रुपये ज़्यादा ले, बट एक अच्छा रिटर्न फाइल करे आपका, ताकि आपको कोई नोटिस ना आए। बिकॉज दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उस बिज़नेस के संभालने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिएगा ही। तो उसकी सर्विस लें, ही इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, एक नॉर्मल नॉमिनल सी फीस आपसे ले रहा है अपने आपको सर्विस देने के लिए। तो मेरे हिसाब से उसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। इफ़ इज़ वर्थ इट, इफ़ इज़ गिविंग यू द सर्विस, इफ़ इज़ गिविंग यू द प्रॉपर आंसर। अब कल उठ के नोटिस आएगी, नो वन कैन गारंटी कि ये रिटर्न भरने का कोई नोटिस नहीं आएगी, नो सीए कैन गारंटी। तो अगर आती है तो इट्स नो वंस फॉल्ट, बट ही इज़ देयर टू आंसर यू। वो उधर खड़ा रहेगा आपको आंसर देने के लिए कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों हुआ, हम इसको कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई देने में भी हेल्प करेगा। तो वो सब चीज़ें रहेगी, बट सब चीज़ों की फ़ीस रहेगी, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड इट्स ऑल ऑन रेपुटेशन। ये प्रोफेशन जो चल रहा है वो सब रिलेशंस और रेपुटेशन पे ही चल रहा है। तो कोई भी जानबूझ के आपका काम ख़राब करना नहीं चाहेगा, बिकॉज आपके थ्रू उनको और क्लाइंट्स मिल सकते हैं, करेक्ट। सो बस यही था, इस वीडियो में थोड़ा बहुत हमने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की इंट्राडे के बारे में, एफ एंड ओ के बारे में। वो बिज़नेस रहेगा हमेशा, उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब हमने बताने की कोशिश की। इसमें एक चीज़ शायद मेरी मिस हो गई कि ऑप्शंस के केस में जो आपका प्रीमियम आपको मिलता है, ऑप्शंस का अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्रीमियम मिलता है, उस प्रीमियम के केस में वो प्रीमियम भी आपका टर्नओवर का पार्ट होगा, बट आपका प्रॉफिट तो वही होगा जो नेट रिजल्ट होगा आपके ट्रांजेक्शन का। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। सो बस यही था इस वीडियो में। नीचे लिंक रहेगी अगर आपको चाहिए तो, कि आपको बुक करना है कोई कंसल्टेंट अच्छा, तो नीचे लिंक रहेगी, आप बुक कर सकते हैं अपने लिए एक कंसल्टेंट। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए, मेल कीजिए, कहीं भी आपको जैसी कोई क्वेरी हो बताइए हमको। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।